माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए प्रेम सर के द्वारा सेलेक्ट किए गए BPAG 174 कोड लेके आई हूँ, जिसका टाइटल है सतत विकास। यानी कि सतत विकास होता क्या है, सतत विकास है क्या, इसके बारे में हमें जानना है। आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो कई बार एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो चुके हैं। तो आप लोग पूरे क्वेश्चन आंसर को ध्यान से समझिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन आंसर को ध्यान से समझा तो मैं श्योर होंगी कि आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक लाएंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, सतत विकास के सिद्धांत और विशेषताओं पर चर्चा की। यानी कि सतत विकास क्या है, उसके सिद्धांत क्या, उसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता नहीं करता। वही यानी कि वर्तमान में जो आवश्यकताओं है ना, उसको तो पूरा करता है, लेकिन भविष्य के लिए भी संसाधन को वो जुगा के रखते हैं, आने वाले पीढ़ी के लिए भी। सतत विकास के सिद्धांत, सतत विकास के कई सिद्धांत हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। आइए उनको जानते हैं। तो संसाधन के संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित और सीमित उपयोग किया जाए। मतलब कि प्राकृतिक के जो संसाधन है ना, प्राकृतिक जाते हैं, उसको सीमित और एक संतुलित दायरे पर ही उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब जहाँ पे हमें यूज है उस संसाधन की तो ही हम यूज करें। जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, पानी खुला छोड़ देते हैं, मगर पानी का काम नहीं होता, पानी को खुला छोड़ देते हैं। तो हमें पानी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, पानी के नल को बंद कर देना चाहिए। पीढ़ियों के बीच समानता, मतलब कि आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन को सुरक्षित रखना, पीढ़ियों के लिए समानता करना, आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण संरक्षण, मतलब प्रदूषण को कम करना और जैव विविधता की रक्षा करना। प्रदूषण, जैसे कि वाहन चलाने से कई गुना प्रदूषण होते हैं, तो उन्हें क्या हुआ, जैसे ट्रैफिक आता है, रेड सिग्नल होता है, तो वहाँ पे भी हमें वाहन को ऑन छोड़ देते हैं। वहाँ पे ना हमें वाहन ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि वाहन ऑन रहेगा तो प्रदूषण होगा। अगर उस कुछ समय के लिए भी हम वाहन को ऑफ करते हैं ट्रैफिक नियम पे, तो प्रदूषण थोड़ा सा भी तो कम होगा। छोटे जगह पे जैसे थोड़े दूर जाना है कुछ सामान लेने के लिए, उस समय हम पैदल से जाए, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का यूज करें, तो इस सबसे प्रदूषण कम होता है। और सामाजिक न्याय, समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और सुविधा मिले। मतलब किसी भी वर्गों के साथ कोई मतभेद ना हो, सबको एक समान सुविधा मिले। आर्थिक विकास, मतलब आर्थिक विकास क्या है, तो विकास ऐसा हो जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक प्रगति करे। यानी कि विकास ऐसा जो पर्यावरण को किसी भी तरह के नुकसान ना पहुंचाए और आर्थिक प्रगति करे, आर्थिक विकास करे। सतत विकास की विशेषता, मतलब सतत विकास की कई विशेषताएं हैं, जिनमें से कुछ विशेषताओं के बारे में आइए हम जानते हैं। तो ये दीर्घकालीन दृष्टिकोण पर आधारित, सतत विकास जो है ना, दीर्घकालीन दृष्टिकोण पर आधारित होता है। इसमें पर्यावरण, समाज और व्यवस्था के बीच संतुलन बनाया जाता है। यह प्राकृतिक संसाधनों के पुनः प्रयोग और संरक्षण को बढ़ावा देता है, कि प्राकृतिक जो संसाधन है ना, उसको दोबारा प्रयोग करने और उसको संरक्षण रखने के लिए उसको बढ़ावा देता है। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। मतलब सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब के उपयोग करने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। जीवन स्तर के सुधार के साथ पर्यावरण के, मतलब अपने के जीवन के स्तर को भी सुधारने के साथ में ही पर्यावरण की रक्षा करना है, पर्यावरण को किसी भी तरह के नुकसान को नहीं पहुंचाना है। अतः सतत विकास एक समग्र दृष्टिकोण है। मतलब अतः क्या है, एक समग्र दृष्टिकोण है जो मानव जीवन को बेहतर बनाते हुए प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखता है। मतलब कि मानव जीवन को बेहतर भी बनाता है और पर्यावरण को, प्रकृति को, जो हमें प्रकृति की द्वारा प्राप्त है, उसको संतुलन बनाए रखता है। दूसरा क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए एकीकृत प्रणालियों, मानव विकास रहित रेखाखंडन, यानी रेखाखंड क्या, किसी का टिप्पणी लिखना, उसके बारे में रेखाखंड करना है, उसका विस्तृत दृष्टिकोण की चर्चा करना है। रेखाखंड का मतलब ये हुआ। तो सतत विकास एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण, समाज और व्यवस्था के बीच संतुलन आवश्यक है। इसके लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। मतलब सतत विकास के लिए विभिन्न कई तरह के दृष्टिकोण को अपनाए जाते हैं। तो एकीकृत प्रणाली के अंतर्गत क्या आएंगे, एकीकृत प्रणाली का अर्थ है कि विकास के सभी
क्रियाएं जैसे कि कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यावरण आपस में क्या हो, जुड़ी हुई हो एक दूसरे से। इससे संसाधन का बेहतर उपयोग होता है, मतलब इससे क्या होता है, संसाधनों का जो ना बेहतर उपयोग होता है, अपशिष्ट को कम होता है, मतलब अपशिष्ट पदार्थ कम होते हैं। उदाहरण के लिए हम कुछ जानते हैं तो कृषि में जैविक खाद और जल संरक्षण तकनीकी का उपयोग पर्यावरण को सुरक्षित करता है, मतलब कि जैव के द्वारा प्राप्त खाद का ही प्रयोग करें और जल संरक्षण तकनीकों के द्वारा ही करें। जैसे कि हम लोग नहर से, नलकूप से ही सिंचाई करें। मानव विकास का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारना है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समान अवसर पर जोर दिया जाता है, मतलब कि लोगों के शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, उसके रोजगार पे, उसके मतलब हर तरह के वर्ग के लोगों के साथ समान अवसर पर जोर दिए जाते हैं। जो लोगों के शिक्षित और जागरूक होते हैं, मतलब जब लोग शिक्षित और जागरूक होते हैं तो वे संसाधनों का कम का जिम्मेदारी कैसे उपयोग होता है, मतलब संसाधनों का ना जितना उपयोग है उतना ही वो उपयोग करते हैं, अन्यथा मतलब उपयोग से जितना हमें क्या हो, इतना का हमें यूज करना है तो इतना ही यूज करेंगे, उससे ज़्यादा का यूज नहीं करते। इससे सतत विकास को बढ़ावा मिलता है। और हरित रेखाखंडन, मतलब हरित रेखाखंडन क्या है, हरित रेखाखंडन में आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरणीय लागत लाभ की भी आकलन किया जाए, मतलब कि किसी भी चीज़ का रेखाखंड, मतलब कि किसी भी चीज़ का आकलन करना, किसी को संगठित करना एक में, तो हरित रेखाखंड में आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरणीय लागत और लाभ का भी आकलन किया जाता है। इसमें प्राकृतिक संसाधन के क्षय, प्रदूषण को ध्यान में रखा जाता है। इससे सरकार और संस्थाएं सही नीति बना सकती, इससे क्या होता है, सरकार और संस्थाएं जो है ना एक सही नीति बना सकती है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों दृष्टिकोण का संयुक्त उपयोग सतत विकास को प्रभावी बनाता है, जिससे वर्तमान भविष्य दोनों संतुलित विकास संभव है, मतलब वर्तमान के भी और भविष्य के भी विकास संतुलित है, संभव हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के वैश्विक साधन से आप क्या मतलब, जलवायु परिवर्तन के जो वैश्विक साधन है उससे आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको क्या पता है, इसके बारे में हमें जानना है। तो वो जलवायु परिवर्तन का वैश्विक साधन वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से विश्व के देश मिलकर जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए नीतियों, नियम और सहयोगात्मक उपाय तय करते हैं, मतलब कि एक नीति बनाते हैं, एक नियम और सहयोग से उसका उपाय को तय करते हैं। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है जिसमें विभिन्न देश, संगठन और संस्थाएं मिलकर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम करने, पर्यावरण की रक्षा करने और जलवायु के दुष्प्रभावों को नियंत्रण करने का प्रयास करती है। क्या करती है, ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है उसको कम करती है, पर्यावरण की रक्षा करती है और जलवायु प्रदूषण को नियंत्रण करने का प्रयास करती है। कौन कौन, विभिन्न देश, संगठन, संस्थाएं आपस में मिलके। इसके कुछ मुख्य तत्व हैं, तो आइए जानते हैं इसके मुख्य तत्व के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय समझौता जैसे कि पेरिस समझौता, जिसमें देश के उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य तय किए गए। पेरिस समझौता में क्या हुआ, देशों के जो उत्सर्जन थे ना उसको घटाने का एक लक्ष्य तैयार किया। संसाधन और संगठन, संयुक्त राष्ट्र, यूएनए जैसी संस्थाएं इस प्रक्रिया का नेतृत्व करती है। संस्थाएं और संगठन का नेतृत्व कौन करती है, यूएनए, मतलब संयुक्त राष्ट्र। और नीतियां और नियम, देशों द्वारा बनाए गए पर्यावरणीय कानून और नीतियां और नियम के अंतर्गत जो अपने देश में बनाए गए जो पर्यावरण कानून है और नीतियां हैं उसके बारे में कौन देखभाल करता है, उसके नीतियां और नियम। और वित्तीय और तकनीकी सहयोग, क्या होगा, विकासशील जो देश विकसित हो चुके हैं और जो अभी विकास कर रहे हैं को आर्थिक और तकनीकी सहायता देते हैं। क्या कहते हैं, विकसित देश और विकासशील देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता देते हैं।
वित्तीय और तकनीकी सहयोग में आते हैं। तो इसके कुछ महत्व हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, इसलिए इसका समाधान भी सामूहिक प्रयास से ही संभव, मतलब यह जो है ना जलवायु परिवर्तन वैश्विक मतलब पूरे विश्व की समस्या है, तो इसका समाधान एक सामूहिक प्रयास के द्वारा ही संभव है। अकेले कोई देश इसका संभव नहीं है, अकेले किसी देश के करना। और यह पृथ्वी के पर्यावरण और मानव जीवन को सुरक्षा सुनिश्चित करता है, मतलब कि जो पृथ्वी पर्यावरण जलवायु परिवर्तन जो है वो सही हो जाएंगे सब उसकी समस्या, तो इससे पृथ्वी के पर्यावरण और मानव जीवन को सुरक्षा सुनिश्चित करता है, सतत विकास को बढ़ावा देता है। तो जलवायु परिवर्तन का वैश्विक साधन देश के बीच सहयोग और समन्वय का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो पृथ्वी को सुरक्षित और संतुलित बनाए रखता है। मतलब कि क्या है, पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन जो वैश्विक साधन है ना, देश के बीच सहयोग और समन्वय का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिससे पृथ्वी को सुरक्षित और संतुलित बनाए रखता है। और चौथा क्वेश्चन है हरित प्रौद्योगिकी की विशेषता और श्रेणियों का वर्णन करें। मगर हरित प्रौद्योगिकी है, उसकी क्या विशेषता है, वो कितने वर्ग में बटे हुए हैं, उसके कितने प्रकार है, श्रेणी का मतलब ये होते हैं। तो हरित प्रौद्योगिकी ऐसी तकनीकी है जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाती है। क्या करती है, पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए संसाधनों का कुशल उपयोग करती है और सतत विकास को बढ़ावा देती है। मतलब कि पर्यावरण को कम से कम ना के बराबर नुकसान पहुंचाते हुए संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग करती है। हरित प्रौद्योगिकी की विशेषता है, तो हरित प्रौद्योगिकी की कई तरह की विशेषताएं, तो कुछ विशेषताओं की ओर आइए चलते हैं। तो पहला विशेषता है पर्यावरण अनुकूलन, मतलब यह प्रदूषण को कम करती है और प्राकृतिक की रक्षा करती है। मतलब ये पर्यावरण अनुकूलन है, प्रदूषण को वो कम करती है और प्राकृतिक के द्वारा पर्यावरण की रक्षा करती है। ऊर्जा क्षमता, कम ऊर्जा में अधिक कार्य करने की क्षमता होती है, मतलब कम से कम ऊर्जा में वो अधिक से अधिक कार्य कर सकती है। नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग, जैसे नवीकरणीय संसाधन में कौन कौन से आते हैं, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा का उपयोग करती है। क्या नवीकरणीय संसाधन में क्या करती है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा का प्रयोग करती है। ये अपशिष्ट में कमी, मतलब कि कचरे को कम करना और पुनर्चक्र रिसाइकिल को बढ़ावा देती है। मतलब किसी भी संसाधनों का पुनर्चक्र दोबारा उसको उपयोग करने योग्य बनाती है। ये सतत विकास का समर्थन, मतलब वर्तमान और भविष्य दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है। मतलब वर्तमान में के लिए भी वो उसके पास संसाधन होते हैं और भविष्य के लिए भी वो इकट्ठा करते हैं, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं। हरित प्रौद्योगिकी की श्रेणियाँ, मतलब के प्रकार, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा में क्या, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सारे नवीकरणीय ऊर्जा हैं। और ऊर्जा संरक्षण के तरीके, LED बल्ब, ऊर्जा कुशल उपकरण आदि, ये क्या, ऊर्जा संरक्षण। और जल संरक्षण तकनीकी, वर्षा जल को संचयन, मतलब कि वर्षा का जल है ना, उसको किसी घर में किसी गड्ढे में उस वर्षा जल को जमा करके उसका संचयन करे, ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करे। अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक, मतलब कचरा का दोबारा उपयोग किया जाए। हरित परिवहन के में इलेक्ट्रॉनिक वाहन, साइकिल, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहन का प्रयोग करें, साइकिल का प्रयोग करें। ऊर्जा बचाने वाले और पर्यावरण का अनुकूल भवन, मतलब कि ऊर्जा बचाने वाले और पर्यावरण के अनुकूल ही घर बनाए। तो हम कह सकते हैं कि हरित प्रौद्योगिकी पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के लिए संतुलन स्थापित करती है। यह भविष्य को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और 5 नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास पर श्रमिक संसाधनों और नियमों की भूमिका की जांच कीजिए। मतलब कि सतत विकास की जो श्रमिक संसाधन है उसके निगमों की जो भूमिका है उसके बारे में हमें जानना है। तो सतत विकास को सफल बनाने में
सतत विकास को क्या सफल बनाने में श्रमिक संघ और निगम दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब कि सतत विकास को सफल बनाने में उसमें श्रमिक संघ और नगर निगम की दोनों की बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। ये आर्थिक प्रगति के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को भी प्रभावित करती है। ये तो श्रमिक संसाधन की भूमिका है, तो श्रमिक अधिकारों की रक्षा, उचित वेतन, श्रमिक अधिकारी मतलब कि उसके उचित वेतन, सुरक्षित कार्यालय और स्वच्छ स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग। मतलब उसको जो जितना वेतन मिलना चाहिए उतना वेतन मिले, सुरक्षित कार्यस्थल हो और उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं की भी मांग करते हैं। जागरूकता को बढ़ाना, श्रमिकों को पर्यावरण संरक्षण और सतत प्रथाओं के बारे में शिक्षित करते हैं। तो इसके बारे में और दिया है, हरित नीतियों का समर्थन करना, सामयिक न्याय करना, ये कुछ इसके भूमिकाएं हैं। और निगमों की भूमिका है हरित उत्पादन में आते हैं हरित उत्पादन। तो हरित उत्पादन में आएंगे पर्यावरण अनुकूलन तकनीकों का और संसाधनों का उपयोग करते हैं। मतलब कि पर्यावरण में क्या आएंगे, तो पर्यावरण अनुकूलन तकनीकी और संसाधनों का उपयोग करते हैं। कंपोस्टल सामाजिक जिम्मेदारी, मतलब कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण का संरक्षण में योगदान करते हैं। प्रदूषण नियंत्रण में आएगा, अपशिष्ट प्रबंधन और उत्सर्जन की कमी लाने का उपाय बनाते हैं। मतलब कि ये प्रदूषण को कम करने का उपाय खोजते हैं। नवाचार में नई हरित नीति का विकास करते हैं। नया जो नीति है, हरित तकनीकी है, उसका विकास करते हैं। तो श्रमिक संघ और निगम दोनों मिलकर सतत विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। जहां श्रमिक संघ सामाजिक और श्रमिक हितों की रक्षा करते हैं, वहीं निगम आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करते हैं। इनके सहयोग से ही संतुलित और टिकाऊ विकास संभव है। मतलब इन लोगों के सहयोग से ही सतत विकास हो सकते हैं, सतत विकास संभव है। सामान्य लेकिन विभेदी जिम्मेदारियों के सिद्धांत पर जाएंगे, यानी कि समान है लेकिन कि उसके विभेदी जो जिम्मेदारी हैं उसके क्या क्या सिद्धांत है, इसके बारे में हमें जानना है। तो सामान्य लेकिन विभेदी जिम्मेदारी का सिद्धांत, समान और विभेदी जिम्मेदारी का जो सिद्धांत है, जलवायु परिवर्तन पर्यावरण संरक्षण से जुड़े एक महत्वपूर्ण विचार है। क्या? सामान्य लेकिन विभेदी जिम्मेदारियां जो हैं जलवायु परिवर्तन पर्यावरण संरक्षण से जुड़े एक महत्वपूर्ण विचार है। इसके अनुसार सभी देश की जिम्मेदारी सामान्य है कि वे पर्यावरण की रक्षा करें, लेकिन उनकी क्षमता, संसाधन और ऐतिहासिक योगदान के आधार पर उनकी जिम्मेदारी अलग अलग विभेदी है। मतलब कि उनके पास जो ऐतिहासिक समान है, उनके पास जो संसाधन है, उसमें अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, जिम्मेदारी, लेकिन सभी सहयोग करते हैं। इसके कुछ मुख्य बिंदु है। तो सामान्य जिम्मेदारी, सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को निपटाने में योगदान देना चाहिए। विभेदी जिम्मेदारी में विकसित देशों ने ऐतिहासिक रूप से अधिक प्रदूषण फैलाया। जो देश जितने विकसित हैं वो देश उतने ही अधिक प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी अधिक होती है। ये विकासशील देशों के, मतलब जो देश अभी विकास कर रहे हैं, उन्हें आर्थिक विकास के लिए कुछ छूट और सहायता दी जाए। मतलब आर्थिक विकास के लिए उन्हें क्या कुछ छूट और सहायता दी जाए। वित्तीय और तकनीकी सहायता, विकसित देश विकासशील देश को धन और तकनीकी प्रदान, जो वित्तीय और तकनीकी सहायता के रूप में जो देश विकास कर रहे हैं, जो देश विकास कर लिए, उन्हें धन और तकनीकी सहायता प्रदान की जाए। और उसके महत्व में यह सिद्धांत वैश्विक न्याय और समानता को बढ़ावा देते हैं। विकासशील देशों के विकास को अवसर देते हैं। जो देश विकास कर रहे हैं ना, उन्हें कई अवसर देते हैं। जलवायु परिवर्तन के समाधान में सहयोग और संतुलन को सुनिश्चित करते हैं। तो ये जो है सिद्धांत है वैश्वीकरण के, तो यह CBRDR सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है
कि सभी देश मिलकर पर्यावरण संरक्षण में भाग लें, मतलब कि सारे देश जो है ना मिलकर भाग ले, लेकिन उनकी जिम्मेदारी उनकी क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित हो। यह सतत विकास के लिए एक न्यायपूर्ण और व्यवहारवादी दृष्टिकोण, मतलब सतत विकास एक न्यायपूर्ण और एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। सतत विकास के अर्थ और स्वरूप के, मतलब सतत विकास के क्या अर्थ हैं और उसके स्वरूप कैसे हैं, इसके बारे में जानना है। तो सतत विकास वह प्रक्रिया है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता नहीं करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक प्रगति, सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना है। यह विकास प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर आधारित होता है। इसके स्वरूप कैसे हैं? तो सतत विकास के स्वरूप बहुआयामी होते हैं, जिनमें निम्न प्रमुख आयाम है। सतत विकास के स्वरूप है ना बहुआयामी, उसके एक आयाम में कई आयाम हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख आयाम नीचे दिए जा रहे हैं। तो आर्थिक स्वरूप, संसाधनों का कुशल उपयोग कर दीर्घकालीन आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना। सामाजिक स्वरूप, समाज के सभी वर्गों को समान अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं न्याय प्रदान करना, कि सभी वर्गों को समान अवसर देना। पर्यावरण स्वरूप, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता की रक्षा करना। प्रौद्योगिक स्वरूप, पर्यावरण अनुकूलन तकनीकी का उपयोग करना, पर्यावरण के जो अनुकूल जो तकनीक है उन्हीं का उपयोग करना है। तो नैतिक स्वरूप, वर्तमान और भविष्य पीढ़ियों की प्रगति की जिम्मेदारी का भार करना, मतलब नैतिक स्वरूप जो में है उसमें वर्तमान में और भविष्य की पीढ़ियों की प्रगति का जिम्मेदारी का भार उठाना है। तो सतत विकास एक समग्र दृष्टिकोण है जो मानव और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और पर्यावरण को भी समान महत्व देती है, जिससे दीर्घकालीन और संतुलित विकास संभव है। जिससे क्या है, एक दीर्घकालीन और संतुलित विकास संभव है। और वर्तमान में सतत विकास के सामाजिक आयाम और पर्याप्त ध्यान दिए गए हैं। टिप्पणी लिख कीजिए, मतलब वर्तमान में सतत विकास के सामाजिक आयाम पे जो वो पर्याप्त ध्यान दिया गया है, उसके बारे में हमें टिप्पणी लिखना है। तो सतत विकास के 3 मुख्य आयाम है, आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक। कितने आयाम है? 3, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय। सबसे पहले ध्यान मुख्यतः आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण पर था। सबसे पहला विकास क्या था? आर्थिक विकास पे और औद्योगिकीकरण पे था। वही वर्तमान समय में सामाजिक विकास आयाम को भी समान महत्व दिया गया, मतलब अभी के समय सामाजिक विकास के जो आयाम है उस पर भी समान महत्व दिया गया, उन पर भी ध्यान दिया जाने लगा। तो सामाजिक आयाम का संबंध है जो समानता, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मानव अधिकार से है। आज सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं पर विशेष ध्यान दे रही। सरकार जो है ये सब पे विशेष रूप से ध्यान दे रही है। तो उदाहरण के रूप में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रम के माध्यम से वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए। जो वो लोग वंचित, जो नीचे जाति के, उन्हें ये सारे सहायता दिए जा रहे हैं, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त समावेशी विकास में क्या? समावेशी विकास की अवधारणा को बढ़ावा मिला, जिससे समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्ग को विकास की प्रक्रिया में शामिल किया गया। देखिए, जो लोग कमजोर वर्ग थे, इसमें महिलाओं, बच्चों को विशेष रूप से इस प्रक्रिया में, इस विकास में शामिल किया गया। श्रमिक के जो अधिकार थे, सामाजिक सुरक्षा, जीवन स्तर के सुधारने पर भी बल दिया जा रहा है। तो हालांकि यह कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि पर्याप्त ध्यान दिया जा चुका है, मतलब कि यह हम अभी नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से इस पर ध्यान दिया, लेकिन क्योंकि मतलब अभी भी कई क्षेत्रों में असमानताएं, बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याएं मौजूद, मतलब कि अभी भी कई वर्गों में ये देखने को मिलता है कि गरीबी की जैसा, बेरोजगारी जैसी समस्या अभी भी हमें देखने को मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में सतत विकास
के सामाजिक आयाम पर पहले की तुलना में अधिक ध्यान दिया जा चुका है, लेकिन इसे और सुदृढ़ करने की आवश्यकता, मतलब इसे और अच्छे बनाने की आवश्यकता ताकि वास्तविक और समावेशी विकास को सुनिश्चित हो सके। मतलब वास्तविक विकास और समावेशी विकास मतलब कि सबको समान अवसर देने का विकास को सुनिश्चित हो सके। सतत विकास के यथार्थ स्थिति सामुदायिक और औद्योगिक दृष्टिकोण की चर्चा की रही है कि सतत विकास की जो यथार्थ स्थिति है ये सामुदायिक और औद्योगिक दृष्टिकोण है, उसके बारे में कुछ चर्चा करना है। लोग सतत विकास को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं, जिनमें क्या है, यथार्थ स्थिति, सामुदायिक और औद्योगिक दृष्टिकोण प्रमुख है। इनमें से ये तीनों दृष्टिकोण प्रमुख है। तो आइए इन तीनों दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करते हैं। तो यथास्थिति दृष्टिकोण, इसके अंतर्गत क्या है, यथास्थिति दृष्टिकोण में वर्तमान आर्थिक और औद्योगिक व्यवस्थाओं को बनाए रखते हुए सीमित संसाधनों पर जोर दिए जाते हैं। मतलब कि वर्तमान आर्थिक स्थिति जो है, वर्तमान की औद्योगिक व्यवस्थाओं को बनाए रखते हुए सीमित संसाधनों पर जोर दिए जाते हैं, जिसमें पर्यावरण समस्याओं को कम करने के लिए तकनीकी सुधार और नीतिगत बदलाव किए जाते हैं। लेकिन मूल विकास मॉडल में बड़ा परिवर्तन नहीं होता। मतलब जो मूल विकास मॉडल है उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता। यह व्यवहारिक है, परंतु दीर्घकाल में सीमित प्रभावी माना जाता है। मतलब कि दीर्घकाल में तो सीमित प्रभावी माना जाता है, लेकिन ये एक व्यवहारिक है। ठीक है। और सामुदायिक दृष्टिकोण के अंतर्गत में क्या क्या आते हैं देखते हैं। तो इनमें अस्थायी समुदायों की भागीदारी, पारंपरिक ज्ञान को महत्व दिया जाता है। संसाधनों का प्रबंधन स्थानीय स्तर पर किया जाता है, जिससे लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार विकास संभव होता है। यह दृष्टिकोण सामाजिक समानता, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। मतलब स्थानीय सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। और औद्योगिक दृष्टिकोण, तो इस दृष्टिकोण में उद्योगों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन साथ ही पर्यावरण अनुकूल तकनीकी और हरित उत्पादन पर जोर दिया जाता है। इसमें प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा सजगता और नवाचार पर विशेष, मतलब इसमें जो ऊर्जा दक्षता है, नवाचार है, नई जो तकनीकी है, उस पर विशेष महत्व दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों दृष्टिकोण का संतुलित समन्वय आवश्यक है। यह जहाँ यथास्थिति दृष्टिकोण स्थिर स्थिति देता है, वहीं सामुदायिक दृष्टिकोण समावेशी और औद्योगिक दृष्टिकोण आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करता है, जिससे सतत विकास को प्रभावी बनाया जा सकता है। मतलब कि क्या करता है, यथास्थिति दृष्टिकोण क्या होता है, स्थिरता देता है। सामुदायिक दृष्टिकोण समावेशी और औद्योगिक दृष्टिकोण आर्थिक प्रगति देता है, जिससे क्या सतत विकास को हम प्रभावी बना सकते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि सतत विकास में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की भूमिका है, कि सतत विकास में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं उनकी क्या भूमिका है, इनके बारे में जानना है। तो सतत विकास को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह सम्मेलन विभिन्न देशों को एक मंच पर लाकर पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दे पर विचार विमर्श और सहयोग का अवसर प्रदान करती है। मतलब क्या करती है, जो एक सतत विकास जो है ना, विचार विमर्श करती है, पर्यावरण के मुद्दे से जुड़े, सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दे पर विचार विमर्श करके अपना राय रखती है और सहयोग देती है। ये जैसे कुछ मुद्दे भूमिका है, तो नीतियों का निर्माण, तो इन सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर नीतियों और दिशा निर्देश तय किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विभिन्न देश आपसी सहयोग और साझेदारी को मजबूत करते हैं। मतलब कि आपसी सहयोग देते हैं, वो एक दूसरे देशों को सहयोग करते हैं, साझेदारी को मजबूत बनाते हैं। जागरूकता बढ़ाना, मतलब कि पर्यावरण समस्याओं के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ती है। लक्ष्य निर्धारण,
जैसे उत्सर्जन की कमी, गरीबी उन्मूलन सतत विकास के लक्ष्य को निर्धारित करती है लक्ष्य निर्धारण में। और वित्तीय एवं तकनीकी सहायता में विकसित देश विकासशील देशों की सहायता प्रदान करती है। कौन? विकसित देश और विकासशील देशों को। तो उसे कुछ उदाहरण है, तो 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, सतत विकास की अवधारणा को वैश्वीकरण की पहचान मिली थी। इससे ही वैश्वीकरण की पहचान मिली थी। पारित समझौता 2015 में जो पेरिस समझौते हुए थे, उनमें जलवायु परिवर्तन को निपटाने के लिए महत्वपूर्ण कदम लिए। पेरिस समझौते में क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन जो हुए थे उसे से निपटने के लिए कुछ मुख्य कदम उठाए गए। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास 2030 तक विकास के 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए। मतलब 2030 आने वाले हैं, उस तक 17 लक्ष्य को निर्धारित किए जाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सतत विकास के लिए दिशा, सहयोग और समाधान प्रदान करते हैं। इनके माध्यम से वैश्विक स्तर पर समन्वित प्रयास संभव है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण को बढ़ावा मिलता है। इससे क्या? मानव कल्याण को, पर्यावरण संरक्षण को सहायता मिलता है, उसे बढ़ावा मिलता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास की अवधारणा और विकास का वर्णन किया। यानी कि सतत विकास की अवधारणा क्या है, उसके और विकास का वर्णन करना है। तो अवधारणा सतत विकास, तो हम जानते हैं कि सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता नहीं करते। मतलब यानी कि भविष्य की पीढ़ी के बारे में भी सोचते हैं। तो यह अवधारणा आर्थिक विकास, सामाजिक समानता, पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन को स्थापित करने पर आधारित है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए मानव जीवन की गुणवत्ता को सुधारना है। मतलब प्राकृतिक जो संसाधन उसको विवेकपूर्ण प्रयोग करते हुए ही मानव जीवन को की गुणवत्ता को में सुधार लाना है। और विकास जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट, तो सतत विकास की अवधारणा समय के साथ विकसित होती है। क्या है? सतत विकास की जो अवधारणा है ना, समय के साथ ही विकसित होती है। ये प्रारंभ में विकास का मुख्य लक्ष्य केवल आर्थिक वृद्धि था। जब सबसे पहले जो विकास का जो लक्ष्य था आर्थिक वृद्धि ही था, लेकिन इसके दुष्प्रभाव जैसे कि प्रदूषण, संसाधन के लक्ष्य, सामाजिक असमानताएं सामने आने लगी। मतलब कई लक्ष्य सामने आने लगी। तो 1970 के दशक में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी। कब? 1970 के दशक में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी। 1947 में ब्रेंडलैंड रिपोर्ट ने सतत विकास को स्पष्ट परिभाषित किया। मतलब ब्रेंडलैंड के जो रिपोर्ट, उन्होंने सतत विकास को स्पष्ट रूप से परिभाषा दी है। 1992 में रियो सम्मेलन, जिसको हम कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, इस अवधारणा को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण रहा। मतलब उन्होंने वैश्विक स्तर पर इस अवधारणा को स्थापित करने में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिए। इसके बाद पेरिस समझौता जो 2015 और सतत विकास के लक्ष्य जैसे प्रयासों ने भी इसे और मजबूत किया है। तो आज सतत विकास एक वैश्विक नीति का हिस्सा बन चुका है। अभी मतलब वर्तमान में जो सतत विकास है, वैश्विक नीति विश्व के एक नीति का हिस्सा बन चुका है, जिसमें सभी देश पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय और आर्थिक प्रगति के साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो सतत विकास एक प्रगति एवं समग्र अवधारणा है जो समय के साथ विकसित हुई है और आज मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण साधन बन गई है। ठीक है। तो सतत विकास 12 नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास में गैर सरकारी संगठन की भूमिका पर चर्चा। यानी कि इस सतत विकास में जो गैर सरकारी है उसके संगठन की क्या भूमिका है, उसके बारे में चर्चा करना है। तो सतत विकास को बढ़ावा देने में गैर सरकारी संगठन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संगठन सरकार और समाज के बीच संतुलन का कार्य करते हैं और पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र, सामाजिक के क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। तो इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, भूमिका हैं। तो जागरूकता बढ़ाना,
गैर सरकारी संगठन का काम क्या है? लोगों को पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों का सही उपयोग के बारे में क्या करना है? जागरूक करते हैं। सामुदायिक भागीदारी, स्थानीय समुदायों के विकास प्रक्रिया में शामिल करते हैं और उन्हें सशक्त बनाते हैं। मतलब कि स्थानीय समुदाय के विकास जो है ना, उसकी प्रक्रिया में शामिल करते हैं और उन्हें एक सशक्त बनाते हैं। पर्यावरण संरक्षण, मतलब पर्यावरण संरक्षण के अंदर क्या आएंगे? वृक्षारोपण, वृक्षारोपण मतलब वृक्ष को रोपना, जल संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा जैसे कार्य करते हैं। नीतिगत मतलब सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं और बेहतर नीतियों के लिए सुझाव देते हैं। तो सरकार की नीति जो है ना, उसको प्रभावित करते हैं और उससे भी बेहतर नीति कैसे बनेंगे उसके बारे में थोड़ा वो अपने राय रखते हैं, सुझाव देते हैं। और सामाजिक विकास, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन में योगदान देते हैं। संसाधन प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए योजना बनाते और लागू करते हैं। तो वो गैर सरकारी संगठन जो हैं जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं। मतलब क्या हो? जमीनी स्तर पर ही कार्य करते हैं, जिससे वास्तविक समस्याओं की पहचान और समाधान संभव है। वे पारदर्शी एवं जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं, मतलब पारदर्शिता को और जवाबदेही को वो बढ़ावा देते हैं। तो हम शॉर्ट में इसको कह सकते हैं कि गैर सरकारी संगठन सतत विकास के महत्वपूर्ण घटक है। इनके प्रयासों से समाज में जागरूकता, सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला, जिससे संतुलित और टिकाऊ विकास संभव हुआ है। सतत विकास के अर्थ और कार्य क्षेत्र, मतलब सतत विकास के क्या अर्थ है, उसके क्या कार्य क्षेत्र हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति इस प्रकार की जाती है कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता ना करें। मतलब कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति को इस प्रकार हम करते हैं कि उसको बाद में आगे चल के उसकी कमी ना हो, उसकी से साथ भविष्य के लिए अपनी पीढ़ियों के लिए कोई समझौता ना करना पड़े। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना है। यह संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग और दीर्घकालीन दृष्टिकोण पर आधारित है। संसाधनों को क्या करना है? विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना है और दीर्घकालीन तक उसको लेके चलना है पर आधारित है। इसके कार्य क्षेत्र, सतत विकास के कार्य क्षेत्र व्यापक एवं बहुआयामी, मतलब बहुत बड़ा और इसके कई आयाम हैं, जिसमें से कुछ क्षेत्र से शामिल है, नीचे दिए गए हैं, निम्न से शामिल है। तो पर्यावरण क्षेत्र में क्या होता है? प्रदूषण नियंत्रण, वन संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा, जलवायु परिवर्तन से निपटना है। आर्थिक क्षेत्र में क्या आएंगे? संसाधनों की कुशल उपयोग, रोजगार सृजन और अस्थायी आर्थिक वृद्धि। सामाजिक क्षेत्र, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, गरीबी और उन्मूलन और सामाजिक न्याय। कृषि क्षेत्र, जैविक खेती, जल संरक्षण, भूमि की उर्वरता बनाए रखना। ऊर्जा का क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग करना। औद्योगिक क्षेत्र, हरित प्रौद्योगिकी और प्रदूषण नियंत्रण उत्पादन प्रणाली का विकास करना। शहरी क्षेत्र के अंदर क्या है? स्वच्छ शहर का निर्माण, अपशिष्ट प्रबंधन और हरित परिवहन करना। मतलब कि अपशिष्टों का प्रबंधन करना, उन्हें खत्म करने के उपाय करना, स्वच्छ शहर बनाना है, अच्छा शहर बनाना है। सतत विकास, तो हम कह सकते हैं कि इसको शॉर्ट में कि सतत विकास का कार्य बहुत व्यापक है, जो जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। इसके उद्देश्य वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए संतुलित, सुरक्षित और समृद्ध जीवन को सुरक्षित करना है। सतत विकास के आर्थिक घटक कौन है? यानी कि सतत विकास के आर्थिक घटक कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो सतत विकास के आर्थिक घटक का उद्देश्य ऐसा विकास सुनिश्चित करना है जो दीर्घकालीन तक टिकाऊ हो और संसाधनों का संतुलित उपयोग करे। इसके प्रमुख घटक निम्नलिखित है। संसाधनों का कुशल उपयोग, तो प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, भूमि, खनिज आदि का विवेकपूर्ण और सीमित उपयोग किया जाए ताकि उनका क्षय ना हो, वो खत्म ना, वो नष्ट ना हो, ऐसा विवेकपूर्ण हमें इस्तेमाल करना है। सतत विकास में वृद्धि, तो ऐसी सतत आर्थिक वृद्धि, तो वो
ऐसी आर्थिक प्रगति जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना निरंतर बनी रहे, मतलब कि पर्यावरण को नुकसान भी ना बजाए, वो निरंतर बनी रहे, जिसमें हरित तकनीकों का उपयोग शामिल है। रोजगार सृजन, लोगों के लिए अस्थायी और सम्मानजनक रोजगार के अवसर पैदा करना जिससे जीवन स्तर सुधरे। गरीबी उन्मूलन, आर्थिक असमता को कम करना और गरीब वर्गों को मुख्यधारा में लाना सतत विकास में महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सतत विकास के ये क्या है? महत्वपूर्ण लक्ष्य है। निवेश और नवाचार, तो हरित प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा ही है। तो और पर्यावरण अनुकूलन उद्देश्यों में निवेश को बढ़ावा देना है। उत्पादन और उपभोग का संतुलन, अत्यधिक उपभोग को नियंत्रित कर जिम्मेदारी उपभोग को बढ़ावा देना है। तो हम कह सकते हैं कि सतत विकास के आर्थिक घटक न केवल विकास को बढ़ाते हैं बल्कि यह सुनिश्चित करते हैं कि विकास लंबे समय तक टिकाऊ और संतुलित बनी रहे, जिससे पर्यावरण और समाज दोनों क्या हो? सुरक्षित रहे। सतत विकास के प्रौद्योगिकी क्षेत्र दृष्टिकोण की व्याख्या करनी है। सतत विकास के तो औद्योगिक क्षेत्र हैं उसके दृष्टिकोण की व्याख्या करना है और तथा सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके, मतलब सतत विकास के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कैसे करना है उसके तरीके के बारे में जानना है। तो सतत विकास में औद्योगिक दृष्टिकोण का अर्थ है कि उद्योगों के माध्यम से आर्थिक विकास किए जाए लेकिन पर्यावरण और समाज पर उसके नकारात्मक प्रभाव को कम रखा जाए, मतलब कि उसके नकारात्मक प्रभाव है उसको कम रखा जाए, जिसमें हरित प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ उत्पादन प्रक्रियाओं पर जोर दिया जाए। तो इसके कुछ पॉइंट हैं। तो उद्योगों को कम प्रदूषण वाली तकनीकों का उपयोग करना, मतलब कम से कम प्रदूषण वाले तकनीकों का उपयोग करना है। ऊर्जा और संसाधन की बचत करना है। अपशिष्ट पदार्थों और पुनर्चक्र का उपयोग करना है। कार्बन उत्सर्जन की कमी, मतलब कार्बन के जो उत्सर्जन उसको कमी करना है। कंपोस्टर सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से समाज में कल्याण करना है, समाजों का कल्याण करना है। यह दृष्टिकोण कम संसाधन में अधिक उत्पादन और पर्यावरण अनुकूल औद्योगिकरण पर आधारित है। सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? तो नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि ऊर्जाओं को बढ़ावा देना है। हरित तकनीकों को अपनाना, जैसे हरित तकनीकों में क्या है? उद्योगों में स्वच्छ और उन्नत तकनीकों का उपयोग करना है। संसाधनों के संरक्षण, जैसे कि जल, भूमि, ऊर्जा को संतुलित उपयोग करना है। शिक्षा और जागरूकता, लोगों को सतत विकास के प्रति जागरूक बनाना। शिक्षा और जागरूकता क्या है? लोगों को जो सतत विकास के प्रति है ना जागरूक बनाता है। नीतियों को प्रभावी क्रियान्वयन, मतलब सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना है। सार्वजनिक निजी भागीदारी, तो सरकार और निजी क्षेत्रों में जो का सहयोग करना है। सरकार जो नियम कानून बनाते हैं उनके पालन करने। निजी क्षेत्र, स्कूल कॉलेज का जो निजी संसाधन है उनको सहयोग करना है। सामाजिक समानता प्रदान, मतलब गरीबी उन्मूलन और रोजगार का सृजन करना है। तो हम कह सकते हैं कि औद्योगिक दृष्टिकोण के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है यदि उद्योग पर्यावरण अनुकूल और जिम्मेदार तरीके अपनाए। तो मतलब कि पर्यावरण के अनुकूल और जिम्मेदार ही तरीके अपनाए तब उचित नीतियों और सामूहिक प्रयासों से सतत विकास के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हम प्राप्त किया जा सकता है, मतलब कि सफलतापूर्वक उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। सतत विकास में शिक्षा की भूमिकाओं का शिक्षण करना, कि सतत विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है इसके बारे में इसको परीक्षण करना है। तो सतत विकास को सफल बनाने में शिक्षा की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा न केवल ज्ञान प्रदान करती है बल्कि लोगों में जागरूकता, जिम्मेदारी और सकारात्मक व्यवहार भी विकसित करती है। तो इसके कुछ भूमिका है। तो जागरूकता बढ़ाना, शिक्षा लोगों को पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, संसाधनों के सही उपयोग के प्रति जागरूक बनाती है। मूल्य और दृष्टिकोण का विकास, शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदारी की भावना का विकास होता है, जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है।
कौशल विकास। तो हरित तकनीकों और सतत प्रथाओं को अपनाने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करती है। क्या करती है? आवश्यक जो कौशल है उसे वो प्रदान करती है। और सामाजिक समानता। तो सामाजिक समानता में आएंगे शिक्षा समाज के में समान अवसर प्रदान कर गरीबी और क्या असमानताओं को कम करने में सहायक होती है। गरीबी को और असमानताओं को कम करने में वो सहायक होती है। कौन? सामाजिक समानता। निर्णय क्षमता का विकास। शिक्षित व्यक्ति संसाधनों के उपयोग, पर्यावरण संरक्षण के बारे में सही मतलब कि आप जो शिक्षित होंगे तो पर्यावरण के बारे में क्या सही है, क्या नहीं सही है, क्या गलत है, इसके बारे में आप सही निर्णय ले सकते हैं। तो नवाचार को बढ़ावा देना। तो शिक्षा कई तकनीकी एवं समाधान विकसित करने में मदद करती है। देखिए, आप एजुकेटेड, आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षा के हैं, शिक्षित हैं, तभी आप नई तकनीकी का खोज कर सकते हैं। तो इसका हम कुछ महत्व है। तो शिक्षा सतत विकास के सभी आयाम कौन कौन से? आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को मजबूत करती है। शिक्षा जो है सतत विकास के तीनों आयाम को मजबूत करती है। यह भावी पीढ़ी को जिम्मेदार नागरिक बनाती है। मतलब अपने आने वाली पीढ़ी को एक भावी और जिम्मेदारी नागरिक बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि सतत विकास के लिए शिक्षा एक आधारभूत तत्व है। इसके बिना न तो जागरूकता संभव है, न ही संसाधन का सही उपयोग। इसलिए शिक्षा के माध्यम से ही सतत और संतुलित विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। और 17 नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास की और नवाचार नीतियों की परिकल्पना की जा सकती है। टिप्पणी लिखिए। मतलब सतत विकास की और जो नवाचार नई नई नीतियाँ बनाई गई उसकी परिकल्पना कैसे की जा सकती है, इसके बारे में जानना है। तो वर्तमान समय यानी कि अभी के समय में सतत विकास की चुनौतियां जैसे जलवायु परिवर्तन, संसाधनों के क्षय, प्रदूषण पारंपरिक नीतियों से पूरी तरह से हल नहीं हो। मतलब पारंपरिक मतलब पुराने ज़माने की नीतियों से पूरी तरह से हल नहीं हो पा रही है। ऐसे में नवाचार नीतियाँ सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरी। मतलब नई खोज, नई नीतियाँ सतत विकास में नई दिशा के रूप में, साधन के रूप में उभरी है। तो नवाचार नीतियों का उद्देश्य क्या है? तो नई तकनीकी विचारों और प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना, जिससे संसाधन का अधिक कुशल उपयोग हो सके, पर्यावरण का नुकसान कम हो। तो उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि हरित प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और स्वच्छ उत्पादन तकनीकी को बढ़ावा देना नवाचार नीतियों का ही हिस्सा है। ये सबको बढ़ावा देना, आगे बढ़ाना सब नई नीति, नवाचार नीतियों का ही हिस्सा है। इसके अलावा सरकार क्या कहते हैं? अनुसंधान और विकास के निवेश बढ़ाकर, स्टार्ट अप की प्रोत्साहन देकर और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लिए प्रोत्साहन देकर नवाचार को बढ़ावा देते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी भी इसी दिशा में सहायक होती है। तो नवाचार नीतियाँ केवल तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। मतलब कि नवाचार की जो नीति है ना, तकनीकी क्षेत्र तक ही ये सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और संस्थागत नवाचार जैसे कि डिजिटल शिक्षा। अभी जो हम लोग स्मार्ट टीवी में पढ़ाई करते हैं, डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट शहर और सतत कृषि को भी शामिल है। ठीक है, जैसे कि अभी हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई क्या हो, एक डिजिटल शिक्षा के रूप में पढ़ाई। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आप हमें यूट्यूब में देख रहे हैं, तो ये डिजिटल शिक्षा हुआ। हालांकि इन नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उचित योजना, वित्तीय संसाधन और जन भागीदारी आवश्यक है। मतलब कि इन सब के लिए, ये सब चीज़ के लिए भागीदारी आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं कि नवाचार नीतियाँ सतत विकास की दिशा में एक प्रभावी माध्यम है। ठीक है, जिनके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है। इससे एक टिकाऊ भविष्य का निर्माण संभव है। क्या इससे एक टिकाऊ भविष्य का निर्माण हम संभव कर सकते हैं? और यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन होगा।
तो निम्नलिखित में प्रत्येक पे हमें क्या करना है, संक्षेप में टिप्पणी लिखना है। तो आइए चलते हैं क्या कौन कौन से विषय हैं टिप्पणी लिखने के लिए, देखते हैं। वैश्वीकरण, वैश्विक सामुदायिक धरोहर, मतलब वैश्विक विश्व के जो सामुदायिक धरोहर हैं उनके बारे में हमें टिप्पणी लिखना है। तो वैश्विक सामुदायिक धरोहर उन प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है जो देश को अधिकार में नहीं होते, जो देश के अधिकार में नहीं होते, पूरी मानवता के लिए साझा होते हैं। मतलब पूरे मानव के लिए, जैसे वायुमंडल, महासागर, अल्ट्रांटिक और बाह्य अंतर्राष्ट्रीय, इनका संरक्षण सभी देश की सामूहिक, इनका जो संरक्षण है ये सामूहिक रूप से सभी देश सामूहिक रूप से इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो इन संसाधनों का अति दोहन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन इसके अस्तित्व के लिए खतरा बन रहे हैं। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, नियम और समझौते आवश्यक हैं ताकि इनका सतत उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। वैश्विक सामूहिक धरोहर मानव जीवन क्या के लिए, मानव जीवन और पृथ्वी के संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब कौन अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो वैश्विक सामूहिक धरोहर, जो विश्व के सामूहिक धरोहर है, किसी एक देश के नहीं, पूरे देश के लिए, सभी मानव जाति के लिए वो आवश्यक है। पर्यावरणीय न्याय, तो पर्यावरणीय न्याय का क्या अर्थ है, तो पर्यावरणीय न्याय का अर्थ है कि सभी लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण का समान अधिकार मिले, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी वर्ग, समुदाय या क्षेत्र को प्रदूषण या पर्यावरणीय नुकसान का अधिक बोझ ना पड़े। मतलब किसी भी क्षेत्र, वर्ग, समुदाय को पर्यावरण नुकसान का अधिक बोझ ना पड़े। अक्सर गरीब और कमज़ोर वर्ग, जो कमज़ोर वर्ग हैं, पर्यावरण समस्याओं से अधिक प्रभावित होते हैं। पर्यावरणीय न्याय उनके अधिकार की रक्षा करते हैं और समान अवसर प्रदान करते हैं। इसमें जन भागीदारी, पारदर्शिता और न्यायपूर्ण नीतियों पर जोर दिया जाता है ताकि सभी के लिए संतुलित और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सके। सतत विकास लक्ष्य एक कोई गरीब नहीं और गरीब हो हर जगह और उसके सभी स्वरूप को समाप्त होना है। मतलब कि सतत विकास का जो लक्ष्य है ना, एक कोई गरीब ना हो, मतलब एक पहला है लक्ष्य, क्या है पहला, कोई गरीब ना हो और गरीब को हर जगह और उसके सभी स्वरूप को समाप्त होना, मतलब गरीबी को नष्ट करना ही सतत विकास का लक्ष्य है। तो सतत विकास के लक्ष्य पहला लक्ष्य का उद्देश्य गरीब को हर रूप में और हर स्थान पर से समाप्त करना है, मतलब गरीब को नष्ट करना है, गरीबी ही देश से हटाना है। यह लक्ष्य सुनिश्चित करता है कि सभी लोगों को बुनियादी आवश्यकताएं जैसे भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध, मतलब मूलभूत आवश्यकताएं जो थी, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, इस सभी लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। इसके अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजना, रोजगार के अवसर, आर्थिक संसाधनों तक समान पहुंच को बढ़ावा दिया जाता है। विशेष रूप से कमजोर और वंचित वर्गों पर ध्यान दिया जाता है। किस पर? वंचित और कमजोर वर्गों पर ध्यान है। गरीबी उन्मूलन से सामाजिक समानता और जीवन स्तर में सुधार संभव है। अतः यह लक्ष्य सतत विकास की नींव है और समग्र मानव कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक, मतलब कि मानव कल्याण के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। और घर नंबर है पर्यावरण न्याय और आदिवासियों के अधिकारों के बीच संबंध। पर्यावरणीय न्याय और आदिवासी लोग जो हैं, जो जंगल में पहले निवास करते थे, उनके कौन कौन से अधिकार हैं, इनके बीच संबंध स्थापित करना है। तो पर्यावरणीय न्याय और आदिवासी के अधिकार आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। आदिवासी समुदाय प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीते हैं और जंगल, जल और भूमि पर निर्भर होते हैं, लेकिन विकास, परियोजना, खनन और औद्योगिक के कारण उन्हें
विस्थापन और पर्यावरणीय क्षति का सामना करना पड़ता है। पर्यावरणीय न्याय यह सुनिश्चित करता है कि आदिवासी के संसाधन, सांस्कृतिक और जीवन शैली की रक्षा हो। मतलब कि आदिवासी के जो संसाधन है, उसके जो जीवन शैली, उसकी रक्षा हो। इसमें उनकी भूमि पर अधिकार, निर्णय प्रक्रिया की भागीदारी, समान न्याय शामिल है। इस प्रकार पर्यावरणीय न्याय और आदिवासी समुदाय के अधिकार की सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। क्या है? महत्वपूर्ण माध्यम है। मतलब कि इस समाज पर्यावरणीय न्याय का आदिवासियों के भूमि, उनके जो संस्कृति है, उनकी जीवन शैली की रक्षा करना है। सतत विकास के निगमों की सतत विकास के निगम की कौन कौन सी भूमिकाएं हैं, इसके बारे में जानना है। तो सतत विकास में निगमों में की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वे आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र हैं। निगम हरित प्रौद्योगिकी अपनाकर प्रदूषण कम करते हैं और संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देते हैं तथा अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्र को अपनाते हैं। क्या कहते हैं? वो अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्र को अपनाते हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक एक जिम्मेदारी के माध्यम से शिक्षा, संसाधन, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण में योगदान देते हैं। साथ ही श्रमिक के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करते हैं। इस प्रकार निगम आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण को संतुलित कर सतत विकास को आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? सतत विकास को आगे उसको बढ़ावा देते हैं। सतत विकास के लक्ष्य जो 1 और 3 हैं, 1 से 3 तक, उसके लक्ष्य कौन कौन से 1 से 3 तक, उसके बारे में जानना है। तो सतत विकास के लक्ष्य 1, 2, 3 मानव कल्याण के मूल आधार हैं। सतत विकास का जो पहला लक्ष्य और दूसरा और तीसरा लक्ष्य जो है, ये मूल आधार है मानव जीवन के, मानव के कल्याण के लिए। तो लक्ष्य 1, कोई गरीब नहीं, मतलब पूरे विश्व में कोई गरीब ना हो का उद्देश्य सभी प्रकार के गरीबों को समाप्त करना है। लक्ष्य 2, शून्य भूख, मतलब कोई भूखा ना मरे, मतलब खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर कुपोषण को खत्म करने और सतत कृषि को बढ़ावा देते हैं। मतलब कि कुपोषण को खत्म करना और सतत कृषि, निरंतर कृषि को बढ़ावा देना है। लक्ष्य 3, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। क्या? लक्ष्य 3 को अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, ये लक्ष्य 3 है। तो सभी वर्गों के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कराता है। ये तीनों लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। क्या? तीनों लक्ष्य जो है ना, आपस में जुड़े हुए हैं। गरीबी नहीं होगा तो भुखमरी भी नहीं होगा, भुखमरी नहीं होगा तो स्वच्छ स्वास्थ्य और लोगों का कल्याण भी होगा। तो इसी तरह ये तीनों लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं और मानव जीवन स्तर को सुधारने, समानता बढ़ाने और सतत विकास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सतत विकास के लक्ष्य 12 से 15, मतलब सतत विकास के जो लक्ष्य हैं 12 से 15 कौन से लक्ष्य हैं, इसके बारे में चर्चा करना है। तो सतत विकास के लक्ष्य 12 से 15 पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग पर केंद्रित हैं। किस पर केंद्रित है? तो पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग पर केंद्रित हैं। कौन? लक्ष्य 12 से 15 में। सतत विकास के लक्ष्य 12 से 15 पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग पर केंद्रित है। लक्ष्य 12 जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन है। संसाधन के इस संतुलित उपयोग और अपशिष्टों की कमी को बढ़ावा देते हैं। मतलब क्या? संसाधन के संतुलित उपयोग है और अपशिष्ट पदार्थ का उसको कमी को बढ़ावा देते हैं। लक्ष्य 13 जलवायु कार्रवाई, मतलब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए त्वरित और कदम उठाने पर जोर देते हैं। लक्ष्य 14 जल के नीचे जीवन, में कि जल के नीचे जीवन से मतलब क्या? समुद्री संसाधन और जैव विविधताओं की रक्षा करते हैं। लक्ष्य 15 स्थलीय जीवन, वन भूमि, वन जीवों के संरक्षण पर केंद्रित है। ये लक्ष्य पृथ्वी के पारस्परिक संतुलन को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक, मतलब ये सारे लक्ष्य जो है ना, पृथ्वी को परिस्थितियों को संतुलन बनाए रखने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अत्यधिक उपयोगी है। खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा क्या है? तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो, जिससे स्वस्थ जीवन जी सके। यह केवल भोजन की उपलब्धता ही नहीं बल्कि उसकी
उनकी पहुंच गुणवत्ता और स्थिरता पर भी आधारित है। खाद्य सुरक्षा के मुख्य तीन तत्व हैं। कौन से तत्व हैं? उपलब्धता, पहुंच और उपयोग। मतलब क्या, उस तक उपलब्ध हो, उस तक पहुंच हो और उसका उपयोग किया जा सके। गरीबी, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन, कृषि उत्पादन की कमी इसके प्रमुख अवरोध हैं। इसके लिए सतत कृषि, उचित वितरण प्रणाली और सरकारी योजना आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा से कुपोषण कम होते हैं। खाद्य सुरक्षा से क्या होता है? कुपोषण कम होते हैं और समाज के समग्र विकास में सहायक मिलते हैं। क्या है? समाज के समग्र विकास है, हर तरह के विकास में सहायक होते हैं। तो आज का यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों का यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह चैनल आप लोगों को इग्लू एग्ज़ाम आसानी से पास कराएगा, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो आप लोगों को अगर इसका फुल PDF चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उन पर व्हाट्सएप जरूर करें। धन्यवाद।